हेलो दोस्तों। आज हम वनपाल और वनरक्षक के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान जीके और विज्ञान के 55 प्रश्न होंगे। उसमें से आपको 40 सही प्रश्न करके दिखाना है। ये पेपर है वो आने वाले पेपर से मिलता जुलता हूबहू पेपर होगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? ऑप्शन 1 त्वरण, दूसरा विद्युत क्षेत्र, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है विद्युत तीव्रता। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। फटाफट इसका सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा सही उत्तर होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, इससे पहले व्याख्या है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? महासंयोजक पिंड, दूसरा अपर मस्तिष्क, तीसरा अनुमस्तिष्क, चौथा है मस्तिष्क स्तंभ। तो इसका सही उदाहरण है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। विकल्प है वो 2 सही है, पर मस्तिष्क है वो सही क्वेश्चन है। अब है इसकी व्याख्या। पर मस्तिष्क स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वो क्या करता है? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वो कौन सा अंग है? पर मस्तिष्क। अब है अगला प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 3, वो सही उत्तर होगा। अब है इसकी व्याख्या। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह तथा अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अल्प स्रावन से मधुमेह तथा अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? निम्न इन जोड़ों में से किसका सही मेल है वो सही बैठा है, वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला विकल्प है टिटनेस, बीसीजी, दूसरा है राजयक्षा, टीबी, एटीएस, तीसरा है मलेरिया, क्लोरोक्विन, चौथा है स्क्री थाइमिन। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 3 मलेरिया है, वो क्लोरोक्विन से सही होता है। अब है इसका व्याख्या। क्लोरोक्विन 4 एमिनो क्विनोलिन दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग होती है। टिटनेस के लिए डीपीटी तथा राजयक्ष्मा, टीबी के लिए तथा बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सक्रिय रोग के उपचार में उपयोगी है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा खनिज, चौथा विटामिन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। फटाफट आपको उत्तर देने हैं और आपको अपने सही प्रश्न कितने काउंट हुए वो काउंट करने हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। वसा है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। अब है इसकी व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट त्वरित त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है। वसा दीर्घावधि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। इससे हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी कमी से शरीर कमजोर व सुस्त महसूस होता है तथा अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, रक्तचाप आदि हो जाते हैं। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। पहला विकल्प है नाभिकीय संलयन पर, दूसरा है नाभिकीय विखंडन पर, तीसरा है उपयुक्त दोनों पर, चौथा है उपयुक्त किसी पर भी नहीं। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो आपको क्या है वो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। विकल्प नंबर 2 है वो सही है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अब है इसकी व्याख्या। नाभिकीय विखंडन, इसमें एक नाभिक दो भागों में टूटता है। जैसे जब किसी भारी तत्व जैसे 235 या
भारी तत्व जैसे 235 या प्लूटोनियम 239 के नाभिक को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तो वह बेरियम और क्रिप्टॉन के दो नाभिकों से टूट जाता है। यही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उदाहरण है परमाणु बम। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है। पहला विकल्प है पॉलीयूरेथेन, दूसरा है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा है मेटेलिक पॉलीसल्फाइड, चौथा है टेफ्लॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है पहला, सॉरी, दूसरा ऑप्शन पॉलीस्टाइरीन। अब है इसकी व्याख्या। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन एक पॉलीमर है जिससे कंघे, खिलौने, कटोरे इत्यादि बनाए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन एक पॉलीमर है जिससे कंघे, खिलौने, कटोरे इत्यादि बनाए जाते हैं। दोस्तों अब है अगला प्रश्न। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक विक्रियाशील है? तो आपको ये बताना है धातु है वो तांबे की तुलना में अधिक विक्रियाशील है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है। पहला विकल्प है प्लेटिनम, दूसरा चांदी, तीसरा सोना, चौथा लोहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है लोहा। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर है। उपयुक्त धातुओं में अधिक से कम विक्रियाशील है धातु क्रमशः लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम है। अब है वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में अग्रदीप जो हेडलाइट होती हैं उनमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला विकल्प है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है परवलयीय दर्पण। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है परवलयीय दर्पण। ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4 है वो परवलयीय दर्पण इसका सही जवाब होगा। अब वह इसकी व्याख्या। वाहनों की हेडलाइटों में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक विनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयीय दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। अब है अगला प्रश्न। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूसरा विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चौथा है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 1। अब है इसकी व्याख्या। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर का कार्य जनरेटर के विपरीत होता है। इसका कार्य सिद्धांत तल कुंडली धारामापी के समान होता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। अब है अगला प्रश्न दोस्तों। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है वो है खेजड़ी। तो खेजड़ी का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्या होगा वो कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रोसोपिस सिनेरिया। ये इसका सही जवाब होगा। सॉरी, 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी, सॉरी, यहाँ पे खेजड़ी है। खेजड़ी वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया को रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष या राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जांटी भी कहते हैं। अब है अगला प्रश्न। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में विस्तृत कीजिए। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अंचलगढ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, जिनकी ऊंचाई आरोही क्रम में विस्तृत की गई है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब व्याख्या है नहीं,
अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां हैं वो किस जिले में चलती है? आपको सही जवाब देना है इसका। तो दोस्तों, पहला है बीकानेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा गंगानगर। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो आपको पता ही होगा, गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, गंगानगर। अगला प्रश्न, सॉरी, राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्या का औसत श्री गंगानगर, सॉरी, औसत दिन है वो 27 दिन है, श्री गंगानगर में चलती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा जलोढ़, तीसरा शुष्क मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब है वो आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है पहला विकल्प, 1 नंबर विकल्प है काली मिट्टी है वो स्वयं जुताई, काली मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है जिसके कारण से बहुत जल्दी यह चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को सौते जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं बहती है? आहू, परवन, निम्बाज और पिपलाज। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, पिपलाज। ये नदी झालावाड़ से संबंधित है और इसका सही उत्तर है वो है पिपलाज, जो कोटा जिले में नहीं बहती है। अब है अगला प्रश्न, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी त्रिवेणी पर नदियों का कौन सी तीन नदियों का संगम है? कौन सी तीन नदियों का संगम है? तो बेडस गंभीरी कोठारी, दूसरा है बेडस बनास मेनाल, तीसरा है बेनास बनास गंभीरी लूणी खारी कोठारी मेनाल। ये है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बेडस बनास मेनाल। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बेडस बनास मेनाल। अब है अगला नदियों की त्रिवेणी संगम स्थल बनास मेनाल बेडस मेनाल माही जाखम सोम मणेश्वर डूंगरपुर में है। बनास चंबल व सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान की कौन सी झील है जिसे रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? पहला ऑप्शन है सांबर, दूसरा राजसमंद, तीसरा अन्ना सागर, चौथे है जयसमंद झील। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है पहला विकल्प, सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है वो है सांबर झील। अब है इसकी व्याख्या, सांबर झील पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। अब है अगला प्रश्न, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल या फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? नर्मदा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाई बजाज सागर परियोजना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नहर परियोजना है जिसमें सिंचाई है वो फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जिससे राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील के छिंतर गांवों, बाड़मेर जिले की गुड्डा मलानी तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना है उसका संबंध किससे है वो आपको बताना है। पहला है गरीबों के लिए बीमा योजना, दूसरा ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, तीसरा है सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, चौथा है चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब है वो कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 3, सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। अब है इसकी व्याख्या, 1996-97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित जीवन धारा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई
कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना है। तो दोस्तों अब है अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। कोटा, दूसरा सवाईमाधोपुर, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों अगर आपने इन जिलों को ट्रिक से याद करना है तो हमारा वीडियो है राजस्थान सॉरी वन संरक्षण रिपोर्ट का, जो आप देख सकते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आप बताइए, इसका सही जवाब है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है उदयपुर। सॉरी। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो राजस्थान के किस जिले में है वो सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, आपको ये बताना है। दोस्तों पहला है उदयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा गंगानगर, चौथा जोधपुर। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है गंगानगर, विकल्प नंबर 3। यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के गंगानगर, सर्वाधिक हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा आदि जिलों में उगाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो पहला है पाली, दूसरा नागौर, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर। दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 4 उदयपुर। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी, चनौदर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। अब है अगला प्रश्न, लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो पहला है डूंगरपुर और भीलवाड़ा, दूसरा बीकानेर और पाली, तीसरा है बीकानेर और बाड़मेर, चौथा है बाड़मेर और नागौर। लिग्नाइट और जिप्सम के प्रचुर भंडार है उन जिलों को बताना है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है क्या? तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर और बाड़मेर, जहाँ पे जिप्सम और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार हैं। जिप्सम उत्पादन है नागौर, बीकानेर और जैसलमेर में। लिग्नाइट उत्पादन है बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में है वो कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बिटुमिन्स, दूसरा है एंथ्रासाइट, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। साथ में ही आपके कितने परसेंट सही हुए हैं वो भी आपको बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। लिग्नाइट भूरा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला फलाना बीकानेर में मिलता है। अब है अगला प्रश्न, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है खुशीखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड, कुक्स। इसमें से सही जवाब है वो कौन सा है? सॉरी, इसमें से सही कथन कौन से हैं वो आपको बताना है। ए व ब और से, ए ब और से, ब से और द। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है वो है खुशीखेड़ा, भिवाड़ी व नीमराना, ए और ब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का प्रथम चरण खुशीखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। अब है अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा? पहला 24.87% एवं 31.15%, दूसरा 34.15% एवं 24.87%, दूसरा 21.87% एवं 31.15%, चौथा है 31.15% एवं 24.87%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 31.15% एवं 24.87%, इसका सही उत्तर होगा। अब है अगला प्रश्न, वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही जवाब है
वो कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों जल्दी से उत्तर है वो बताना है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो राजस्थान पर्यटन नीति है 2020 वो कब लागू की गई थी वो बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है विकल्प 1, 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020 इसका सही जवाब है। अब है अगला प्रश्न। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू किया गया। अब है अगला प्रश्न। मनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? पहला है विराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है आहड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है आहड़। अब है इसकी व्याख्या। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। अब है अगला प्रश्न। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बालातल, दूसरा विराट, तीसरा आहड़, चौथा सोंती। दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो है वो आपको लाइक आया सॉरी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 4, सोंथी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब है कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।